हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो आपका जावा प्रोग्रामिंग करके होगा। और जावा प्रोग्रामिंग में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट्स को सीखा था और उससे संबंधित प्रोग्राम्स बना के उन्हें एग्जीक्यूट करके भी देखा गया था। तो ऐसे ही आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, फिर इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देखेंगे। और आज हम लोग जिस आईडी का सहारा लेंगे वो ब्लू जे करके होगा। हम लोग उसी में ही प्रोग्राम चेक करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट जो होता है ये लगभग कंप्यूटर के जितनी भी भाषाएं आती हैं उनमें आपको ये मिलेगा। ये सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, पाइथन में भी है, जावा में है ही है। ऐसे पीएचपी कोई भी भाषा आप पढ़ेंगे सब में आपको ये मिलेगा। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल ये होता है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रोग्रामिंग की है और आप चाहते हैं कि मेरा सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं जिस पर्टिकुलर कोड या प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा उसके लिए मैं डिमांड करूँगा, चॉइस दूंगा और केवल उतना ही पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा। तो स्पेशली स्विच स्टेटमेंट कह सकते हैं कि मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए होता है। जैसे आप किसी जीयूआई एप्लीकेशन में काम करते हैं तो आपको मेनू बार मिलता है। तो जैसे आपने फाइल मेनू पे क्लिक किया तो एक लिस्ट खुलता है और आपको न्यू, ओपन, सेव, एग्जिट तक बहुत सारे कमांड मिलते हैं। हर कमांड की कोडिंग बैक साइड पे लिखी है और आप उनमें से किसी एक को चुन लेते हैं तो वो पर्टिकुलर काम आपके सामने होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे ही जब हम करेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कंसोल पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और वहां हमें मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है तो उसके लिए हमें स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करना होता है। हालांकि इफ स्टेटमेंट जो होता है उसमें भी काफी हद तक लगता है कि ये स्विच वाला सारा काम कर लेता है, मगर इफ और स्विच में बहुत ज्यादा मेजर अंतर है। पहला मेजर अंतर ये है कि जो इफ होता है वो मूल्यांकन करता है बुलियन वैल्यू पे, माने ट्रू या फॉल्स। और जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये कांस्टेंट पे मूल्यांकन करता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने इफ में लिखा x ग्रेटर देन y, तो जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उसके हिसाब से ट्रू और फॉल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। पर स्विच में आप ग्रेटर देन लेस देन लगाओगे भी तो उसका जो रिजल्ट आएगा 0 या 1, उसे वो ट्रू फॉल्स नहीं मानेगा, उसे वो एक कांस्टेंट मानेगा और उससे जो मैच करता हुआ केस होगा उसी के ही कोड को ये एग्जीक्यूट करता है। तो स्विच स्टेटमेंट जो होगा ये मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। ये एक आसान तरीका आपको देता है कि भिन्न प्रकार के आपने कोड रख रखे हैं तो उन्हें आप एग्जीक्यूट कर पाए किसी वैल्यू के ऊपर निर्धारित होके, ना कि कंडीशन के ऊपर। शुरुआत में क्या हुआ था कि हम लोग जो कांस्टेंट बनाते थे, स्विच में जो एक्सप्रेशन लिखते थे वो बाइट, शार्ट और करेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर लागू होते थे। पर जब जेडीके के नए वर्जन 7 या उसके आगे वाले वर्जन आए तो उसमें आपको इन्यूमरेटेड और स्ट्रिंग के ऊपर भी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन लगाने की अनुमति मिल गई। और कुछ रैपर क्लासेस होते हैं उन पे भी हम लोग स्विच यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्विच का होता है यूज मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट को आप अकॉर्डिंग टू वैल्यू एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस वास्ते इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। हमारा जो स्विच है इसके साथ एक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। वो एक्सप्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट या लिटरल्स के फॉर्म में होगा। सेमीकॉलन का निशान नहीं लगेगा, ओपनिंग ब्रेस खुलेगा, क्लोज हो जाएगा ब्रेस लास्ट में। और स्विच जब भी यूज किया जाता है तो उसके साथ केस लगता है। केस एक कीवर्ड है तो स्विच के साथ केस लगेगा और केस के बाद वैल्यू लिखी जाएगी।
तो मान लेते हैं आपके पास 10 वैरायटी के काम है और उनमें से किसी एक काम को एग्जीक्यूट कराना है डिपेंड ऑन वैल्यू, तो आपको 10 केस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3 ऐसे लिखना होता है। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो जो जो जिस केस वाले वैल्यू से मैच करेगा तो उसके अंदर वो प्रवेश होगा और उसके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर आपने ऐसा कोई कांस्टेंट दिया है जो किसी भी केस के वैल्यू से नहीं मैच कर रहा है तो वो सीधे आ जाता है फिर डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट का उद्देश्य ये होता है कि अगर हमारे किसी केस के वैल्यू से मैच नहीं होता है हमारे एक्सप्रेशन का कांस्टेंट वैल्यू, देन उस स्थिति में वो डिफॉल्ट में आ जाता है। और वहीं ब्रेक हमें हर केस के लास्ट में लगाना होता है, हालांकि ये भी कभी कभी ऑप्शनल होता है। अब अगर आपको लगता है कि अगर वो इस केस में आएगा तो इसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा, तो मस्ट है कि आप ब्रेक लगाइए। और अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो फिर नीचे वाले जो केस होते हैं उनमें भी चला जाएगा और उसके अंदर जो लिखे हुए कोड हैं उनको भी वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो किसी किसी विशेष परिस्थिति में हमें ब्रेक को इग्नोर भी करना होता है, जो अभी मैं प्रोग्रामिंग के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो ये हो आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट के संबंधित कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं, ये आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहला रूल ये होता है कि इसमें डुप्लीकेट केस वैल्यू की अनुमति नहीं है, कि अगर आपने केस वैल्यू 1 के रूप में मान लेते हैं 1 लिखा, अब आप केस वैल्यू 2 के रूप में फिर 1 लिख देते हैं, तो ये आपको अनुमति नहीं होगी। जितने भी वैल्यूएं होंगी वो भिन्न प्रकार की होंगी केस के साथ जो वैल्यू लिखी आती है। और जो आपने स्विच में वेरिएबल का नाम दिया है अगर वो इंटीजर टाइप का है तो केस के साथ जो वैल्यू दी जाएगी वो इंटीजर होगी। अगर स्ट्रिंग टाइप का आपने वेरिएबल एक्सप्रेशन लिया है स्विच में तो केस के साथ जितनी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, माने डेटा टाइप मैच करना चाहिए केस की वैल्यू और स्विच के साथ जो वेरिएबल आप एज ए एक्सप्रेशन लिखते हैं। आप अपने केस में जो भी बातें लिखेंगे वो कांस्टेंट लिटरल्स के फॉर्म में होंगे, ना कि वेरिएबल के फॉर्म में, कि हम उसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे बदल पाए। ब्रेक स्टेटमेंट आपको स्विच के अंदर लगाना होगा। ये आपके स्विच के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके स्विच से बाहर निकालता है। कभी कभी इसे हमें इग्नोर करना होता है जब हमें लगे कि आगे वाले भी स्विच में वो चला जाए। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो होता है ये ऑप्शनल है। जब कोई वैल्यू किसी केस के वैल्यू से नहीं मैच करती है तो आपका कंट्रोल जो होता है वो सीधे डिफॉल्ट में चला जाता है। तो ये आपका हो आता है कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है और कुछ उससे संबंधित अहम बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अब हम आप चलते हैं जावा के आईडीई में और इसके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके देखा जाए स्विच के बारे में। तो जैसे मैंने कल आपको दिखाया भी था कि ब्लूजे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैंने डाउनलोड करके लोड कर लिया है। ये मेरे डेस्कटॉप पे इसका एक शॉर्टकट बन के भी आ रहा है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जो ब्लूजे है ये बहुत ही छोटा एप्लीकेशन होता है, ये बहुत क्विक एग्जीक्यूट होता है नेटबीन्स वगैरह के अपेक्षा। तो अगर आप बिगनर हैं, एज ए स्टूडेंट उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं जावा को, तो बेस्ट तरीका होगा कि आप ब्लूजे आईडी को यूज करिए। और ये भी एक ओपन फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे आपको कोई पे नहीं करना होता है, कोई परचेज का काम नहीं करना होता है। तो जब आप ब्लूजे को खोलेंगे तो उसकी जस्ट ऐसे स्क्रीन आएगी। मैंने कुछ फाइलें बना रखी थी इसलिए वो दिख रहे थे। तो आपको करना क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें काम कर रहे हैं तो आप क्या करिए, प्रोजेक्ट में जाइए और आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पे आप कोई भी एक प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ICIT दे दिया और अब जितनी भी जावा की फाइलें बनेंगी वो ICIT नाम के प्रोजेक्ट में बनेंगी और इसका ये लोकेशन भी दिख रहा है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओके कर दिया तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया ICIT के नाम से। अब आप क्या करेंगे कि जो कोडिंग आप करने का प्लान कर रहे हैं जावा में उसके लिए आप एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ न्यू क्लास का बटन दिख रहा है, या एडिट मेनू पे जाएंगे वहां भी न्यू क्लास मिलेगा और उसका शॉर्टकट की Ctrl+N है, इससे भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे तो वो क्लास का एक नाम पूछेगा।
तो जैसे मैंने क्लास का नाम यहाँ पे दे दिया test1, और आपसे पूछेगा कि ये क्लास आप बना रहे हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, तो खैर इन बातों में हमें नहीं जाना है फिलहाल। और आप यहाँ पे क्लास लेके ओके कर दीजिए। तो जैसे ही क्लास लेके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा आइकन बन के आएगा, और आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक इसका जो सोर्स कोड होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैंने test1 पे डबल क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप test1 पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू जे अपने तरफ से एक क्लास तैयार करके देगा। उसमें ऊप्स की जो आगे प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्टर वगैरह वो सारा, तो वो कोडिंग यहाँ पे खुद से लिख के दे देता है। तो फिलहाल आपको अपने कोड को बना के कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना है, तो इनको आप सेलेक्ट टाल करके इन्हें नष्ट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत आपको नहीं। अब आप जो कोडिंग करना चाहते हैं उस कोडिंग को आप यहाँ पे लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, और क्लास का नाम test1 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे इंटर करेंगे आप, फिर इसका ब्रेस मैंने खोला। तो जैसे ही आप देखेंगे कि कोई कीवर्ड लिखेंगे तो उसका अगर आप देखो तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। मैंने जैसे ही ओपन किया ब्रेज, तो देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का एरर आने लगा, चूंकि इसका क्लोज होना चाहिए ब्रेस, और हमारा इंडेंट जो है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर चला गया, जिससे लगेगा कि जो कोड आप लिख रहे हो वो इसके अंतर्गत आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है पब्लिक, फिर लिख लिया है स्टैटिक, फिर लिख लिया है वैड। ये आपको लिखना होता है, क्यों लिखना होता है मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। और ये तो ये आपने कोडिंग लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने ब्रेस खोला। अब ब्रेस खोलने के बाद फिलहाल एक कोई छोटा सा प्रोग्राम में डमी बना लेता हूँ, फिर स्विच को यूज करता हूँ। इंटीजर लिया मैंने। इंटीजर लेने के बाद मैंने यहाँ पे डे इक्वल 1 लिखा, सेमीकॉलन, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा, और यहाँ पर मैंने डे नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर लिया। अब ये ब्रेस मैंने बंद कर दिया मेन का, और ये ब्रेस मैंने बंद कर दिया है अपने क्लास का। तो देखिए ग्रामर का जो एरर आ रहा था, रेड कलर से अंडरलाइन आ रहा था, वो सारे हट गए, क्योंकि सारे कोड हमारे सही लिखे हुए हैं। तो अगर आप कोडिंग में कोई मिस्टेक करेंगे, जैसे मैंने देखिए सेमीकॉलन हटा दिया, तो तुरंत यहाँ पे ग्रामर का एरर आपको दिखने लगेगा। तो ये आपको दिखाता रहेगा। तो कोड जब लिख जाए तो आपको सिंपल यहाँ से इसको कंपाइल कर देना है। तो जैसे ही कंपाइल आप करेंगे तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो वो आपको सूचित करेगा। देखिए यहाँ पे एरर फाउंड बता रहा है, और जहाँ एरर है वहाँ पे देखें तो रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है। तो मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी थी, और यहाँ पे देखिए हेल्प भी करके वो दिखा रहा है, तो यहाँ मैंने प्रिंट लिख दिया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नो सिंटेक्स एरर करके आ गया। तो जब आपकी कोडिंग लिख जाए तो आप इस स्क्रीन को क्लोज कर दीजिए, और जो आपने क्लास बनाया था उसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करिए, और यहाँ पर वाइड मेन जो लिख के आएगा इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने पे ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। फिलहाल यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए मेरे प्रोग्राम का जो रिजल्ट था, मैंने एक वेरिएबल लिया था, उसकी वैल्यू मैंने 1 करी थी, उसी को प्रिंट किया था, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ एक मीनू भी है, क्लियर कर दीजिए, तो जो आउटपुट आया है वो आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बना के आपको दिखाया है। तो आप ब्लू जे में इस तरीके से प्रोग्रामिंग को लिखेंगे और उसे कंपाइल करके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो बात मैंने यहाँ पे दिखाया। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारा जो मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट था बिन वाले फोल्डर में फाइल सेव करके खुद ही कंपाइल करना, तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्विच के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मैं मान लेता हूँ संडे को पहला दिन है और सैटरडे को 7वां दिन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डे का एक इंटीजर वैल्यू दूँ,
तो उस इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जावा हमें सूचित करे कि कौन सा दिन है उस दिन। तो देखो यहाँ पे डे की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 से लेके 7 के बीच हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे क्या करना होगा, आपको स्विच लिखना होगा और स्विच के अंतर्गत आपको डे लिखना होगा और इसके साथ आप नहीं लगाएंगे सेमीकोलन और इसका ओपनिंग ब्रेस आ गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पे केस। अब पहला चॉइस क्या है, तो आपको रूल में बताया गया था कि स्विच में जो वेरिएबल होगी उसके जो डेटा टाइप होंगे उसी डेटा टाइप का कांस्टेंट एज ए वैल्यू आपको केस के साथ लिखना होगा। तो चूंकि इंटीजर टाइप का डे है तो वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए, तो यहां मैंने 1 लिखा। तो 1 होने पे मैं यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं कि आपका जो दिन है वो कौन सा है, ये आपका संडे, यहां हो गया संडे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा डे वाला वैल्यू भी प्रिंट हो तो उसको भी मैंने प्रिंट करा लिया। अब आप यहां पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जब हमारा केस 1 का काम होगा तो इसके अंदर जो कोड लिखा है उससे वो एग्जीक्यूट करके और फिर बाहर निकल जाएगा। अब मुझे इसी ही तरीके से 6 केस और बनाने हैं। मैं जल्दी से कॉपी करके पेस्ट करके उन्हें तैयार कर लेता हूं, फिर मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर आपको करूंगा। तो ये मैंने कोडिंग अपना कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ इस प्रोग्राम का लक्ष्य ये था कि हमारे वीक में 7 दिन होते हैं, तो मैं न्यूमेरिक वैल्यू जो दूंगा डे का उसके अकॉर्डिंग उस न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग वो बताएगा कि उस दिन कौन सा डे है। तो यहाँ इंटीजर करके एक डे वेरिएबल लिया गया। फिलहाल इसकी वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दी है। अब 2 भी हो सकता है या 1 से 7 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब मुझे यहां पर ये कोड एग्जीक्यूट कराना है कि अकॉर्डिंग टू डे, डे का जो कांस्टेंट होगा, लिटरल होगा, उस पार्ट को मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो चूंकि डे इंटीजर था इसलिए केस के साथ मैंने इंटीजर वैल्यू लिखा है। तो 1 में मैंने कहा है कि संडे है, 2 में मैंने कहा है कि मंडे है। ऐसे करके मैंने यहाँ 7 केस लगा दिया है और फिर लास्ट में मैंने यहाँ डिफॉल्ट लिखा है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा कोई डे वैल्यू देता हूं, भाई 7 दिन ही होता है, अगर मैंने 0 दे दिया, 11 दे दिया तो ऐसा कोई डे होता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो बताएगा कि आपका इनवैलिड डे है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे प्रोग्राम का। अब मैं क्या करूंगा कि इस प्रोग्राम को कंपाइल में करता हूं और अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो वो हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो कंपाइल करने पे अगर आप देखें तो स्विच का शायद मेरा ब्रेस नहीं बंद हुआ है, ये मेन वाले का ब्रेस बंद है और ये हमारा बंद है क्लास का। तो यहाँ हमें स्विच वाले का ब्रेस बंद करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये, तो अगर आप देखें तो ऊपर हमारा यहाँ पे स्विच का 3 ब्रेस खुले हुए हैं, क्लास के, एक मेन के, एक स्विच के। तो हमें क्लोज भी इन्हें 3 के फॉर्म में करना होगा। तो ये आपका कंपाइल हो गया। तो अगर आपके कोई प्रोग्राम में एरर होगा तो यहाँ पे टेस्ट क्लास का जो नाम होगा उसके नीचे रेड कलर का मार्क पड़ जाएगा। अब आप इसे कंपाइल कर लीजिए। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बता रहा है कि कोई एरर नहीं है। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट डे की वैल्यू 1 है तो बट नेचुरल केस 1 में जाएगा, तो संडे आना चाहिए। अब मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया और इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके मेन फंक्शन को कॉल करके ओके कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे आ रहा है आपका संडे 1 आ रहा है, चूंकि 1 था। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसके कोडिंग में थोड़ा बदलाव कर लेता हूँ। जैसे डे की वैल्यू 1 थी तो डे की वैल्यू इस बार मैं ले लेता हूँ 5 और फिर इसे कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। इसको क्लोज करता हूँ और फिर अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ।
तो 5 दिया है, तो 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो थर्सडे आपको प्रिंट होके मिल रहा है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आपके डे वाले इंटीजर वेरिएबल की होगी उस केस में हो जाएगा, उसी केस को काम करेगा। अब मैं अगर यहां लिख दूं 15, तो 15 डे तो होता नहीं है ना, उसके लिए मैंने कोई केस लिख रखा है, तो वो कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट में। चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूं, तो अगर आप देखोगे तो आपको इनवैलिड डे करके मिल रहा है, क्योंकि 15 कोई डे होता ही नहीं है। तो ओवरऑल इस छोटे से प्रोग्राम में अगर आप स्विच की काबिलियत समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, उस छोटे से प्रोग्राम में मत जाइए, स्विच को समझाने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य यही है कि मेरे 7 डेज होते हैं और 7 डेज में उस डे को वो प्रिंट करे जो मैं यहाँ इंटीजर वैल्यू डालूं, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ बनाया गया है। अब मैं एक आपको और बात दिखा दूं, जैसे मैंने यहाँ डे की वैल्यू 1 लिखी है, तो ये केस 1 में आएगा, और मैं मान लेता हूं कि यहां मैं ब्रेक हटा दूं, यानी ब्रेक लिखना मैं भूल गया या मैंने नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 वाले केस में आएगा, इसको तो करेगा ही करेगा, पर चूंकि ब्रेक नहीं लगा है तो कहां आ जाएगा, 2 वाले में भी आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है तो दो दो केस का आपको आउटपुट दिख जाएगा। करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको यहां से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब मैं यहां से इसको रन कर लेता हूं और ओके कर देता हूं, तो अगर आप देखें तो संडे भी आ रहा है और मंडे भी आ रहा है। तो यहां थोड़ा ध्यान देना होगा कि जितने भी आपने स्विचेस लगाए हुए होंगे, आपको उनके हर केस के लास्ट में मस्ट है कि आप ब्रेक लगाइए। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मैंने जो सिचुएशन दिखाया था कि वो नीचे वाले केस में भी उतर जाएगा, वो स्थिति हो जाएगी। अब कभी कभी कोई विशेष परिस्थिति आती है जहां पर हम ब्रेक को इग्नोर भी करते हैं। तो चलिए उस सिचुएशन को भी मैं देख लूं कि कहां पर हमें ब्रेक इग्नोर करना पड़ेगा। यहां तो कंपलसरी है कि ब्रेक लगाइए, क्योंकि कोई एक डे ही प्रिंट हमें कराना है। तो मैं एक प्रोग्राम छोटा सा बना रहा हूं। उस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि मैं एक करेक्टर ए से लेके जेड के बीच सप्लाई करूंगा, और हमारा जावा ये बताए कि वो वावेल है या कॉन्सोनेंट्स है। तो आपको भी पता है कि वावेल के लिए 5 लेटर्स होते हैं, ए आई ओ यू ई होता है। तो हमें इनमें से अगर कोई करेक्टर मिल गया तो मैसेज देना है कि ये वावेल्स है, और अगर इसके बजाय कोई 21 अल्फाबेट है तो हम बताएंगे कि वो कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रोग्राम को मैं जल्दी से तैयार कर लेता हूं, और तैयार करने के बाद में मैं उसके कोडिंग को आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो चलिए उस कोड को लिख लिया जाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है। अभी इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि मैंने एक करेक्टर वेरिएबल लिया है ch, मैं इसमें एक करेक्टर दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं मैंने करेक्टर स्मॉल लेटर में ए दे दिया है। अब मुझे जांचना है कि ये वावेल्स है कि कॉन्सोनेंट्स है। तो आपको भी पता है कि वावेल के 5 लेटर होते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं या कैपिटल भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले लिखा केस स्मॉल ए। अब देखो केस स्मॉल ए, अब केस ए के बॉडी में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, सीधे फिर यहाँ पे कैपिटल ए लिख दे रहा हूं। इस तरीके से जितने भी हमारे 5 स्मॉल और 5 कैपिटल लेटर हैं वावेल्स, उन्हें मैं डायरेक्ट लिखते हुए चला आया हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी भी केस में हो जाएगा, तो चूंकि उसके बॉडी में कुछ नहीं लिखा हुआ है और ना ब्रेक लिखा हुआ है। तो सपोज करो इसकी वैल्यू ए है, तो ये केस ए में जाएगा। अब चूंकि इसके ब्लॉक में कुछ ना लिखा है और ना ब्रेक लगा हुआ है, तो नीचे वाले केस में वो उतरता उतरता कहां आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और आपको मैसेज दे देगा वावेल, और फिर ब्रेक हो जाएगा। और अगर इन 10 केस में किसी भी लेटर से वो मैच नहीं करेगा तो सीधे कहां आ जाएगा, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में प्रिंट कर देगा कॉन्सोनेंट। तो यहां देखो आप कि ऐसा सिचुएशन हमारा बना कि हमें यहां पे इग्नोर करना पड़ा किसको, ब्रेक को। और केस लास्ट जो मैंने लगाया है केवल उसी में ब्रेक लगाया गया, क्योंकि इन सारे केस का जो कॉमन मैसेज है वो वावेल है। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ कंपाइल किया, कोई एरर हमारा नहीं दिख रहा है। अभी मैं जाऊंगा इसके कोड को मेन मेथड के जरिए रन करूंगा। तो यहाँ रन किया तो देखिए वावेल्स लिख के आ गया, चूंकि ए मैंने दिया था तो ए हमारा वावेल्स है। अब थोड़ा मैं वैल्यू चेंज करके दूं कि वो कोई दूसरे वैल्यू को भी जांचे।
तो यहाँ मैंने देखिए ए को मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं कैपिटल ओ लिख देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि वो सीधे कहाँ आएगा, कैपिटल ओ में आएगा। चूंकि यहाँ भी ब्रेक नहीं लगा तो नीचे आते आते इस मैसेज को प्रिंट करेगा। कंपाइल किया गया, कोई एरर नहीं है। अभी मैं इसको रन कर देता हूं तो अभी देखो यहाँ भी वावेल्स आ रहा है, चूंकि ओ भी वावेल्स है आपका। अभी मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर देना है जो वावेल ना हो, तो वो कॉन्सोनेंट्स प्रिंट करके दे। तो ऐसे मैंने यहाँ पर लेटर दे दिया एस। तो एस देखिए किसी भी केस से नहीं मैच कर रहा है, सीधे कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल कर लिया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अभी आपका आ जाता है, कॉन्सोनेंट आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप बना सकते हो स्विच की मदद से। एक विशेष बात का ध्यान और देना होगा कि हमारा जो स्विच है इसमें हम नेस्टिंग का भी काम करते हैं, इसमें हम नेस्टिंग का भी काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर आगे चल के स्विच के अंदर स्विच लगाना हुआ तो उसको आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।